डी से है जहां पचंबा जमुआ मुख्य मार्ग स्थित परियाण में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर होटल में जा घुसी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। होटल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हादसे में होटल संचालक की पत्नी और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे होटल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और ये वो बस जो अनियंत्रित होकर के इस होटल में जा घुसती। एक बड़ा हादसा हुआ। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है। खबर गढ़वा से है जहां मोहम्मदगंज कांडी मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुलिया के नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में 3 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद प्रखंड कर्मियों के सरकारी आवास के पास से गुजर रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय सबसे पहले मौके पर पहुंचे। उन्होंने मानवता की मिसाल पेश करते हुए बिना देरी किए राहत कार्य शुरू किया। वीडियो ने तत्काल घटना की सूचना थाना प्रभारी और स्थानीय अस्पताल प्रबंधन को दी। उनकी तत्परता के कारण घायलों को समय रहते मदद मिल सकी। तो गढ़वा से बड़ी खबर जहां मोहम्मदगंज काटी मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। जो घायल हैं वो इलाजरत हैं। हादसे में 3 किशोर गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय सबसे पहले मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिना देरी किए हुए राहत कार्य शुरू करवाया। दो तस्वीरें आपको इस हादसे से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं जहां पुलिया के नीचे देखिए बाइक गिर जाती है। हालांकि मौके पर बताया जाता है कि वीडियो मौजूद थे। उन्होंने बिना कुछ देरी के हुए लोगों को राहत पहुंचाया। जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी तस्वीर आपको अस्पताल की दिखा रहे हैं जहां पर घायल इलाजरत हैं। बोकारो से बड़ी खबर जहां अतिक्रमण हटाने पहुंचे सिक्योरिटी विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा कर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया, जिसमें 2 होमगार्ड जवान घायल हो गए। दोनों घायलों को बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12 स्थित काली मंदिर के पास की है। यहां खाली जमीन पर झोपड़ी नुमा घर बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक बोकारो स्टील के सिक्योरिटी विभाग की टीम अतिक्रमण रोकने के लिए मौके पर पहुंची थी। टीम के 3 वाहनों से पहुंचे अधिकारियों और होमगार्ड जवानों को देखकर अतिक्रमणकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया और उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले में सभी कर्मचारी और अधिकारी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। हजारीबाग से बड़ी खबर है जहां टाटी झरिया और दारू प्रखंड में हाथी घुस आए हैं। हाथियों के आने से लोग भयभीत हैं। कई गांवों में हाथियों की आवाजाही जारी है। हाथियों ने फसल को नुकसान पहुंचाया है। निगरानी में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी लगातार टीम की तरफ से की जा रही है। तो हजारीबाग से ये बड़ी खबर जहां टाटी झरिया और दारू प्रखंड में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। निगरानी में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। लोगों से भी सतर्क रहने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। जमशेदपुर से बड़ी खबर जहां के परसुडी के खास महल में बने जगन्नाथ मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची थी और इसी कड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर को तोड़ने का काम शुरू किया गया। मामले की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोग वहां पहुंचे और कार्रवाई का विरोध शुरू कर दिया, जिस कारण टीम को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा। विश्व हिंदू संगठन के लोगों ने भी रेलवे विभाग और जवानों के खिलाफ जमकर विरोध किया। माहौल बिगड़ता देख रेलवे विभाग ने 2 दिनों का समय मंदिर कमेटी के लोगों को दिया है। आज के दिन भी एक नोटिस दिया गया, कल नोटिस दिया गया, आज छोड़ा जाएगा, लेकिन कोई ये नहीं है क्योंकि जीर्णोद्धार का काम, कोई नई मंदिर नहीं बनाई जाएगी, कोई नया काम नहीं हो रहा है। ये एकदम बिल्कुल जो पुराना जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। इसमें यहाँ के जो लोकल छोटे पदाधिकारी उन्हीं को ज़्यादा परेशान। यहाँ के स्थानीय लोगों से, यहाँ के भक्तों से, यहाँ के पुजारी से, यहाँ की कमेटियों से हम लोग आज और कल 2 दिन में
एक रास्ता निकालेंगे और एक जिस तरह से दाएं और बाएं बाउंड्री है, एक पीछे भी हम लोग रेलवे से आग्रह करके एक बाउंड्री कराएंगे, ताकि बार बार जो ये मंदिर को लेकर विवाद होता है, ये विवाद को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं और इसकी पहल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से होगी और 2 दिनों में सारे विवाद को ख़त्म कर पाएंगे। बच्चा को जो है तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही थी, उसी संदर्भ में कुछ लोकल लोग आए, उन्होंने जो है 2 दिन का हमें समय मांगा है तो हम दे रहे हैं। और हाँ, BHP विश्व हिंदू परिषद के मंत्री हैं मिस्टर अरुण कुमार, वो आए, उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है तो हमने 2 दिन दे दिया। भाई 2 दिन के अंदर आप लोग जो फैसला कर रहे हैं, लेकिन जो अनाधिकृत रूप से संरचना बनाई गई है उसको तोड़ने के लिए हम लोग विवश हैं और उसे करना ही पड़ेगा। खबर गोड्डा से है, जहां सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में संचालित एक अवैध क्लिनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यह घटना बांसजोरी के मीरा सरे टोला स्थित अवैध क्लिनिक का है, जहां झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। 6 मई को इलाज के दौरान एक गर्भवती महिला की मौत हो गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की और छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अवैध क्लिनिक का संचालक मोहम्मद अंसारी, झोला छाप डॉक्टर मोहम्मद हिमायतुल्लाह और सैयारा मालतो शामिल है। पुलिस ने अवैध क्लिनिक को सील कर दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ग्राम सराय टोला बांसजोरी में संचालित एक अवैध जो क्लिनिक है, उसमें तथाकथित गर्भवती महिला का प्रसव के दौरान झोला छाप डॉक्टरों के द्वारा जो किया गया था, जिसमें मीरा मालतो का देहांत हो गया था। इस सूचना पर हमारे वरीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा एक टीम वहां भेजी गई थी, जिसमें मधुसूदन मोदक, राजीव कुमार, लक्ष्मीनारायण एवं सशस्त्र बल बांसजोरी गए। वहां पे जब घटना का सत्यापन किया गया तो मामला सही पाया गया। ये छापामारी के क्रम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें क्लिनिक संचालक का जो अटेंडेंट होता है वो अटेंडेंट मोहम्मद अंसारी, उसके साथ साथ एक डॉक्टर है जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जो ऑपरेशन जिस समय किया जा रहा था उस दौरान वो मौजूद थे, वो भी शामिल थे उसमें। खबर देवघर से है, जहां मधुपुर में चर्चित अमन अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मुख्य आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिलहाल एक और आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। दरअसल आमतल्ला भेरवा स्थित सिंघानिया राइस मिल के पास झाड़ियों से एक युवक का शव मिला था। युवक के माथे पर हथियार से हमला किया गया था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्याकांड का खुलासा किया है। ये लोग जो है गांजा भांग का सेवन, शराब का सेवन करते रहते थे और इसी क्रम में इन लोग का कुछ पैसा का लेन देन का मैटर सामने आया है। अभी तक जो है सामने आया है और पैसा के लेन देन में ये घटना घटी है। घटना में कितने लोग शामिल थे? अभी तक जो उसके साक्ष्य आया है और जो बातें खुलकर आई है, मात्र 2 ही लोगों की संलिप्तता पाई गई है। जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां साइबर अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। कर्माटाड़ से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। अपराधियों के पास से 19,000 कैश जब्त किया गया है। फर्जी कस्टमर केयर बनकर ये झांसा देते थे। कई राज्य में नेटवर्क था। जांच में पुलिस जुटी हुई है। के पास से जो सिम बरामद हुआ है, उस सिम का जब सत्यापन किया गया तो वो पाया गया कि अलग अलग तकनीकी ऐप्स के माध्यम से लोगों से ठगी की जा रही है। और इन लोगों को जब पूछा गया तो इन लोगों के द्वारा बताया गया कि ये काफ़ी दिनों से ऐसा काम कर रहे हैं। इसमें एक जो अभियुक्त है साबिर अंसारी, इसका आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी जेल गया, कि 3 महीने पहले ही वो IT केस में ही, साइबर के केस में ही जेल से बेल तक बाहर आया है और बाहर आने के बाद फिर से ये इसी घटना में संलिप्त है। चाईबासा से बड़ी खबर, जहां झींकपानी में शख्स पर तीर से हमला हुआ है। आरोपी ने 20 तीर मारे हैं, 3 शरीर में घुसे। रास्ते में छिपा था आरोपी दोपे बेरोली, जिसका नाम बताया जाता है। घायल का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। शरीर में घुसे तीर निकालने में डॉक्टर जुटे हुए हैं। घायल की हालत नाजुक है, इलाज जारी है। पहले से घात लगाया हुआ होगा मारने वाला, कामरू तालाब के पास लगभग 20 तीर चलाया था। 20 तीर चलाया? हाँ, जख्मी लगाने के हिसाब से 20 तीर लगा है। हाँ, कहाँ का रहने वाला है?
ये आने वाले हैं, ये बेटिया के, ये कहाँ गया है? बेटिया गाँव नहीं, वो जो मारा मारने वाला भी बता रहा था ये चिड़िया पहाड़ के। चाईबासा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 6 मई को पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के समय आरोपियों ने जो कपड़े पहने थे उनको भी पुलिस ने बरामद किया है। 6/5/2026 को जेठपानी थाना में एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें पीड़िता द्वारा बताया गया था कि अप्रैल माह में गांव गुदापी मटकम हाटू टोला के 3 अभियुक्त उनको घर पे अकेली पाकर जब वो झाड़ू लगा रही थी उसमें मौके का फ़ायदा देखकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम का गठन कराया गया। टीम का गठन कराकर विशेष छापेमारी करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए राज्य से बड़ी खबर, जहां मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की सब्सिडी देने की मांग राधाकृष्ण किशोर ने अपनी चिट्ठी के जरिए की है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिलाने का वादा किया था। इस वादे का हवाला देते हुए मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि राज्य की 31 लाख परिवार को प्रतिमाह एक गैस सिलेंडर के लिए 200 रुपए की सब्सिडी देने का सरकार विचार करे। अब इसी मुद्दे को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि राधाकृष्ण किशोर कैबिनेट में मंत्री हैं और वह अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। वहीं जेएमएम ने कहा कि सिर्फ मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने तंज कसा, कहा कि मुख्यमंत्री अपने मंत्री को भी विश्वास में नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री से मिलना जुलना मंत्रियों का लगा रहता है, मुलाकातें भी होती हैं। मुलाकात के दौरान इस तरह के विषयों पर चर्चा हो सकती है और करनी चाहिए उन्हें। इस तरह के पत्र लिखने से कहीं न कहीं आप मीडिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। एक कैबिनेट के मंत्री मुख्यमंत्री को अगर पत्र लिख रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे ये बातें सरकार के अंदर करे वो संगठन सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए होता है और संगठन पूरी तरह सरकार के को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑल इज नॉट वेल। मुख्यमंत्री का उनके कैबिनेट में ही कांग्रेस के मंत्री विरोध कर रहे हैं, सार्वजनिक मंचों से विरोध कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि जनता का विश्वास तो बड़ी बात है, या तो अपने कैबिनेट का विश्वास खो बैठे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर का समर्थन किया। कहा कि हम लोग मिलकर बात करेंगे तो मामले का हल भी निकलेगा। देखिए, गैस के सिलेंडर में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर हम लगातार चिंतित हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन में 1000 रुपये सिलेंडर का बढ़ा दिया। समोसा से लेकर चाउमीन तक महंगा हो गया। तो उस ओर हमको ध्यान देना होगा। लेकिन सच पूछिए तो ये सभी मामले हम लोग मुख्यमंत्री जी से बैठ करके बातचीत करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रदेश में 2 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ऐसे में राज्य कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि एक भी वोट कम होने से राज्यसभा जाने की राह मुश्किल हो सकती है। इसलिए सभी का महत्व तो समझना होगा। राज्यसभा की सीटों पर कांग्रेस की कोई उम्मीदवारी नहीं, बल्कि कांग्रेस का हक है। कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के सब साथी मिलकर के बैठक करेंगे और जो निर्णय होगा वो सबको मानना होगा। उसमें मांगने की जरूरत नहीं है। मांगता वो देने वाले नहीं है, ना हम मांगने वाले हैं। हम लोग मिल बैठकर निर्णय लेने वाले लोग हैं। आप अगर 2 वोट भी आपको कम होगा तो आप राज्यसभा में नहीं जा सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों का महत्व है, उस महत्व को समझना पड़ेगा।
पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर बीजेपी ने खुशी जाहिर की है और बंगाल में नए सुरे का उदय बताया। वहीं इंडी गठबंधन ने मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जेएमएम ने नए मुख्यमंत्री को बधाई दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी बधाई देते हुए कहा कि शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में बनी सरकार बंगाल के विकास और जनता की सुरक्षा पर फोकस करेगी। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मुख्यमंत्री बनने पर, सरकार बनने पर। बेहतर तरीके से बंगाल का संचालन हो, हिंसा प्रतिहिंसा का दौर खत्म हो और तमाम लोगों को, जिसने वोट दिया, जिसने नहीं दिया, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी जाति के आधार पर भेदभाव न हो, सभी को एक समान देखना चाहिए सरकार को। जनादेश का अपमान की सरकार के मुखिया बनने जा रहे शुवेंदु अधिकारी। जिस प्रकार बंगाल में पूरी सरकार को चोरी की गई है, क्योंकि जहां जहां एसआईआर हुआ है भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार की चोरी की है। पश्चिम बंगाल में एक नया सूर्योदय हुआ है आज। ये आतंक राज का, 60 वर्षों के मिसरूल का, सबका सूर्यास्त हो गया साहब। अब भगवा सूर्योदय हुआ है जो डेवलपमेंट करेगा और जो दिखाएगा कि पश्चिम बंगाल की क्या प्रतिभा है, पश्चिम बंगाल की क्या कैपेसिटी है। पश्चिम बंगाल एक महान राज्य था, किसी समय जीडीपी का 25% देता था, आज 2.5% हो गया है। तो हम पश्चिम बंगाल को उसकी पुरानी ग्लोरी पर रिस्टोर करेंगे। धनबाद में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया और नियुक्ति जल्द पूरी करने की आवाज उठाई। इस दौरान प्रदर्शन स्थल मेयर संजीव सिंह पहुंचे और अभ्यर्थियों से जानकारी ली। मेयर संजीव सिंह ने धरना दे रहे अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया, कहा कि उनकी मांग को लेकर विभागीय मंत्री से मिलकर संज्ञान में देंगे। उम्मीद है कि हमारे जो नए सर अभी मेयर है, ये हम लोग का उम्मीद पे खरा उतरेंगे और हमारा काम आगे तक पहुंचाएंगे। हमारा जो सीबीआई जांच का मांग है या फिर सीडी कैसेट या फिर ज्वाइनिंग, तीनों में से कोई एक कोई सर हमारे जरूर साथ देंगे और करवाएंगे। का कुछ शिकायत है, ज्ञापन मिला है कि जो सीडी के माध्यम से जो जांच के लिए जो रिजल्ट घोषित करना था वो बता दिया गया कि सीडी खराब हो गया है। तो उसके लिए ये लोग यहाँ पे धरना दिए और मुझे इसकी जानकारी मिली, मुझे खबर आया, तो मैं इनकी बातों को सुनने के लिए आया और सुन के जो संबंधित मंत्री होंगे, संबंधित विभाग होगा, अपने मार्फत से वहाँ पर बात किया जाएगा। बोकारो के शहरी थाना क्षेत्र में लगातार मोबाइल फोन के खोने और चोरी होने की शिकायतों के बीच पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। CEIR पोर्टल के मदद से कुल 47 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। सत्यापन के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक धारकों को सौंपे जा रहे हैं। लगातार बढ़ रही शिकायतों के बाद एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को खोए हुए मोबाइल की बरामदगी के निर्देश दिए थे। डीएसपी ने आम लोगों से अपील की है कि यदि उनका मोबाइल फोन गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो वे तुरंत नजदीकी थाना में इसकी सूचना दें और साथ ही सरकार के CEIR पोर्टल पर मोबाइल से जुड़ी आवश्यक जानकारी भरें। लोगों ने बोकारो पुलिस की कार्यशैली और त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। 2023 में अभी आपको मिल गया, कितना खुश है? अब इसके बिना आदत हो गई थी, अब मिले ना मिले की बराबर है। हाँ, फिर भी खोया चीज मिलता है तो अच्छा लगता ही है। थे कि हम जो डिजिटल, हम चले कंप्यूटर से बहुत अवेयर हैं, तो ऑनलाइन हम इसको एक थाना में भी रिपोर्ट कर दिए थे और इसका जो एक संचार साथी करके जो है मोबाइल ऐप भारत सरकार का, उसमें भी EMI नंबर संजोग से था मेरे पास, उसमें हम डाल दिए थे। तो हमको लगता है ये बहुत अच्छा चीज़ है, सबको जानना चाहिए। भाई अपने पैसे से खरीदा वो फोन है। हाँ, उम्मीद तो नहीं था लेकिन मिल गया। मानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उससे कुछ लाभ? हाँ, टेक्नोलॉजी एडवांस है, ट्रैकिंग सिस्टम एडवांस है, तो लाभ तो हुआ है। मोबाइल अगर मिसिंग होता है तो उसमें अपने मोबाइल का डिटेल, जो उनका सारा डिटेल्स रहता है वो दे देने का, प्लस थाना में जो कंप्लेंट्स आता है उस कंप्लेंट्स को भी आप उस पर अपलोड कर सकते हैं। और अगर मोबाइल जैसे ही आपका कहीं भी एक्टिव होता है तो वो चीज़ तुरंत जो है सो एक मैसेज के माध्यम से जिनका खोया होता है मोबाइल उनको, और थाना के द्वारा ही मैक्सिमम इसमें अपलोड किया गया था आवेदन को। देवघर जिले वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। देवघर से एम्स, धनबाद, बोकारो और रांची जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित रोहिणी नावाडी रेलवे फाटक के पास अब लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलने जा रही है। कई साल से यहां सड़क जाम की समस्या थी, वहीं लगातार हो रहे हादसे से लोग परेशान थे।
लेकिन अब नावाडीह रेलवे ओवरब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मिशन और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयासों से यह महत्वपूर्ण रेलवे ओवरब्रिज तैयार हुआ है। 30 तारीख का समय दिया था, उसका काम पूरा नहीं हुआ। अभी भी मेरे समझ से काम पूरा जानकारी है कि हम 19 तारीख को सौगात 19 को आप करेंगे, जो मेरी अभी तक की जानकारी है। एक बहुत अच्छा गिफ्ट देवघर के लिए या गिरिडीह या रांची जो भी जाते हैं, पहले इतना ट्रैफिक हैवी होता था, किसी पेशेंट को भी एम्स जाना है या बहुत लोग यहाँ से ड्यूटी करने के लिए गिरिडीह या उससे भी आगे जाते हैं, तो बहुत टाइम हम लोग का लॉस होता था। इसमें बहुत फायदा होगा और अब लोग बहुत जल्दी, जो 1 घंटा 1.5 घंटा हम लोग कहीं जाने में लगता था, हम लोग 1 घंटे के अंदर उस चीज को कवर अप कर सकते हैं। राजधानी रांची के निजी स्कूल की ओर से स्कूल फीस के नाम पर मनमानी के आरोप लगते रहे हैं। इसे लेकर रांची डीसी का सख्त रुख दिख रहा है। डीसी ने स्कूल फीस बायलॉज का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसे स्कूल जिनकी ओर से अभिभावकों से अधिक फीस की वसूली की गई है, उन्हें इसी वित्तीय वर्ष में फीस एडजस्ट करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि पिछली 2 बैठकों में दिए निर्देश के बाद रांची में मौजूद 149 निजी स्कूलों में से 129 स्कूलों ने अपनी फीस मैनेजमेंट कमेटी का गठन कर लिया है, लेकिन 20 स्कूल ने अभी तक गठन नहीं किया है। उन्हें पैसे एडजस्ट करते हुए एक्शन प्लान कमेटी बनाकर 10 से 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है। कौन कौन से स्कूल्स जो फीस का वायलेशन किए, तो सबसे पहले अत्यंत महत्वपूर्ण था कि कौन से स्कूल है जो वायलेशंस किए। तो अब वो आइडेंटिफाई हुआ, तो अब ये लोग अपना एक्शन प्लान देगा कि कैसे उसको रीएडजस्ट करेगा, और जो रीएडजस्ट नहीं करेंगे तो उसका तो बहुत सारे हमारे पास जो फीस जो उनके ऊपर पेनल्टी का भी हमारे पास अधिकार प्राप्त है। और वर्स्ट केस में अगर स्कूल का जो एफिलिएशन विड्रॉ करने का भी हमारे पास जो पावर्स अवेलेबल है। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस की टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक बाल विवाह रुकवा दिया। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि नाबालिग लड़की का विवाह 25 साल के युवक से तय किया गया था। हालांकि अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर विवाह रोक दिया और इसे कानूनी अपराध बताया। यहाँ चाइल्ड मैरिज का मामला था जी। क्या कुछ बकरी टोली की लड़की थी, वो अंडर एज थी जी। लड़का तो एज था उनका 25 इयर्स था जी। तो कम एज होने के कारण ये तो बाल विवाह हुआ जी। तो इसको रोकने के लिए हम लोग को जैसे सूचना मिला, हम लोग तुरंत आए और फोर्स को भी लेकर आए और दोनों पार्टी को समझाकर ये शादी को रोकवा दिया। वेनिस में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में ईशा अंबानी और नीता अंबानी शामिल हुए। भारत पवेलियन के उद्घाटन समारोह में ईशा अंबानी शामिल हुई। NMACC के उद्घाटन समारोह में ईशा अंबानी ने संबोधित किया। ला बिएनाले डी वेनेजिया की 108वीं अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में इंडिया पवेलियन के उद्घाटन के मौके पर आयोजित खास डिनर में ईशा अंबानी ने अपने फैशन अंदाज से सभी का ध्यान खींचा। उनका लुक बेहद एलिगेंट, मॉडर्न और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ नजर आया। ईशा वेनिस में डिनर में अपनी मां नीता अंबानी के साथ नजर आई। इस इवेंट में उन्होंने विंटेज शनेल की बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी। उनका पूरा लुक लोगों का दिल जीत रहा था। NMACC dinner in Venice to celebrate. Welcome to our first inaugural NMACC dinner in Venice to celebrate the India Pavilion. It is such an honor to be in this room today with each and every one of you, and I'm so touched that you took the time to be here today. My mother grew up a classical Indian dancer, then became a teacher, then dived into the world of education and sports, and then came back to her roots with launching the NMACC. Our mission has always been to take the best of India to the world and to bring the best of the world to India. And I was so excited to be part of this wonderful group who's put together the India Pavilion. I'd just like to raise a glass to art, to friendship, and to a conversation around culture that keeps continuing. Thank you again for being with us today.